नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया फर्स्ट के खास प्रोग्राम पॉलिटिक्स फर्स्ट में। आज हमारे साथ बेहद ही खास शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कांग्रेस महासचिव, राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले इस समय बहुत ही कोई इश्यू चल रहा है एट्रोसिटी एक्ट को लेकर। सवर्ण समाज सड़कों पर उतर आया है और काफ़ी जो है टकराव की स्थिति इस समय देखने को मिल रही है। सवर्ण समाज को आप क्या संदेश देंगे? पहली बात तो ये है, इस देश में जहां पेट्रोल और डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपया डॉलर के समान में गिरता जा रहा है, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, काला धन आया नहीं है, नोटबंदी से लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, वहाँ इस प्रकार के सामाजिक टेंशन्स बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी देश का ध्यान बांटना चाहती है। ये आरक्षण 1950 से है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम सन 88 से है। अगर इसमें कहीं जातियां होती हैं तो मैं खुद इस बात को कहता हूं कि कई बार शिकायत आती रही है, उनका हमने निराकरण भी किया है। कई बार जो अनारक्षित वर्ग है अपनी दुश्मनी भंजाने के लिए गलत बयानी से भी लोगों के खिलाफ फर्जी केस लगा देते हैं। ऐसे प्रकरण भी मेरे पास आए हैं। इस देश में प्रेम और सद्भाव से ही काम चलेगा, टकराहट से काम नहीं चलेगा। तो जो संशोधन जो अध्यादेश लाया गया था उसमें सर आप पक्ष में है कि विपक्ष में, क्या आपका? पूरे राजनीतिक दलों ने मिलकर सर्वसम्मति से जो बिल पास किया हो, इसके बारे में मैं क्या कहूँगा। तो सर उसी का विरोध सवर्ण समाज कर रहा है। हाँ, तो सभी पार्टियों से बात करना चाहिए आपको। जी, पूरी बातचीत करना चाहिए। सर, अभी आपने गौर किया होगा, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। अगर हिंदू एकजुट नहीं होगा तो जैसे शेर का शिकार कई जंगली कुत्ते कर देते हैं। तो ये जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल करे, जो विचार उन्होंने रखे, उस पर आपका क्या कहना? देखिए, मैं आप सब परिचित हैं कि संघ की विचारधारा के मैं खिलाफ हूँ। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, अपनी विचारधारा वो रखें, लेकिन देश में सभी संप्रदाय धर्म के लोग रहते हैं और इस समय धार्मिक उन्माद फैलाना कतई उचित नहीं है। आज अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जो हैं, जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जिनको आरक्षण मिला हुआ है, आखिर वो भी तो हिंदू हैं। दूसरी बात, एक तरफ अमित शाह सीना तान कर कहते हैं आरक्षण समाप्त कतई नहीं होगा, शिवराज सिंह चौहान छाती ठोक के कहते हैं कोई माई का लाल है जो समाप्त नहीं कर सकता, ना अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम और ना आरक्षण। वहीं नितिन गडकरी जी कहते हैं कि सामाजिक आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। मोहन भागवत जी कहते हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। ये पूरी जो है मोटे तौर पर एक प्रयास है लोगों का ध्यान देश की अर्थव्यवस्था बेरोजगारी से बांटने का। हिंदुओं के एकजुट बयान को भी आप इसी तरह से देखते हैं? देखिए, बात यह है, अगर हिंदुओं को आप एकजुट का नारा देते हैं तो मुसलमानों एक हो जाओ का नारा देंगे, क्या इससे देश की प्रगति होगी? कहना चाहिए कि सारे भारतवर्षी एक हो जाओ, सारे ऑल इंडियंस गेट टुगेदर, वी आर इंडियंस फर्स्ट, आई एम एन इंडियन फर्स्ट, देन ओनली आई एम अ हिंदू और राजपूत और वट एवर। इसलिए देश के नागरिक सब एक हो जाओ। भारतीय जनता पार्टी कहती सबका साथ सबका विकास, और संघ के सरसंचालक जी कहते हैं हिंदू एक हो जाओ। मुसलमान क्या करेंगे? अगर आप हिंदुओं को एक करेंगे तो कुछ लोग मुसलमानों को एक करेंगे, उसमें क्या टकराहट नहीं होगी? सर, एक और सवाल मैं संघ से जुड़ा और लूंगा। समलैंगिकता को लेकर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है
होमोसेक्सुअलिटी को लेकर सर, उसमें संघ के जो प्रवक्ता उनका कहना है कि ठीक है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है लेकिन हम समलैंगिक विवाह का विरोध करेंगे। आपका इस पर क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हो चुका है उस पर अब टिप्पणी करने की आवश्यकता क्या है? उन्होंने कहा कि फिर भी उनका स्टेटमेंट आया कि हम लोग समलैंगिक विवाह का विरोध करेंगे। ठीक है, उनका अधिकार है। आपको समन्वय समिति की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है मध्य प्रदेश में और आप लगातार जो है ट्रैवल कर रहे हैं, आप हर जगह पहुंच रहे हैं। ये जानना चाहेंगे सर, इतना लंबा आपने जब पूरा दौरा कार्यक्रम कर लिया है, ऐसे कितने लोग को आप जो है एकजुट कर पाए जो अभी तक जो है निष्क्रिय थे, लेकिन आपकी यात्रा में जब आपने उनसे मिले तब वो जो है एक्टिवेट हो गए हैं? बड़ी मात्रा में, और ये हमारा 3 चरण में चलेगा। पहला चरण हम कंप्लीट कर लेंगे इसी महीने में, दूसरा चरण फिर चालू करेंगे, जहाँ जहाँ टकराहट ज़्यादा वहाँ इकट्ठा करेंगे, और तीसरा चरण तब होगा जबकि टिकट वितरण हो जाएगा। सबको एक करना मेरी जवाबदारी और मैं करूँगा। ये समन्वय की कई बार सवाल उठता है कि समन्वय की अभी तक क्यों ज़रूरत आने पड़ रही है, अब तो चुनाव सामने है। हमेशा ज़रूरत पड़ती है। क्या भाजपा में टकराहट नहीं है? कि भाजपा में भी टकराहट है। ये जो टकराहट का आपने नाम लिया सर, गुटबाजी को लेकर अक्सर ये सवाल उठते हैं सर। जी, क्या आपको लगता है कि गुटबाजी पूरी तरह से? गुटबाजी हर पार्टी में है, हर संगठन में है। सीएम के चेहरे को लेकर आपका विचार? जो विधायक दल तय कर देगा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय कर देंगे, वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। अरे बहुमत तो आने दीजिए। आप लोग मुख्यमंत्री का घोषणा पहले चाहते हैं और सरकार हमारी बने ना बने ये तो जनता पर निर्भर करता है। नहीं, आप ही के प्रदेश प्रभारी जो हैं उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं, तो सिंधिया जी या कमलनाथ जी। पूछिए, आपका विचार? मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी निर्णय होगा हमको मान्य है। सर, महंगाई को लेकर आप लोग बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं, इस पे थोड़ा आपका विचार हो जाना। इस देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के भाव जब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घट रहे थे, उसका लाभ कंज्यूमर को नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार ने 12 बार सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और 10.5 लाख करोड़ जनता की जेब से निकाला है, जो कि कंज्यूमर के जेब में जाना चाहिए था। आज पेट्रोल और डीजल भारत सरकार एक्सपोर्ट सस्ते आधे दामों में कर रही है विदेशों को, साथ में बड़ी कंपनियों को आधे रेट में दे रही है, लेकिन कंज्यूमर्स पर उन्होंने सेंट्रल एक्साइज टैक्स बढ़ाया हुआ है। इधर सबसे ज़्यादा वैट मध्य प्रदेश में लगता है। मैं तो एक बात कहता हूँ, अगर सेंट्रल एक्साइज 2014 लेवल पे ले आए केंद्र सरकार और वैट 2003 में जितना वैट लगता था उस पर ले आए, तो 15 से 20 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल की भाव कम हो सकते हैं। सर, आपने अपने लिए एक बड़ा आंदोलन किया था भोपाल में कि मुझे आप गिरफ्तार करके बताएं, जो आपके ऊपर काफ़ी आरोप लगे थे। कौन सा आरोप था? आपके ऊपर देशद्रोही का आरोप। हाँ, मैं वही कहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को मैं मानहानि के दावा की नोटिस दे रहा हूँ। एक संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति बिना प्रमाण के भूतपूर्व मुख्यमंत्री पर देशद्रोही का आरोप लगाता है। मैंने जब पुलिस के सामने समर्पण किया तो पुलिस के टीआई साहब ने मुझे लिख के दिया कि आपके खिलाफ ना तो हमारे पास प्रकरण है ना प्रमाण है। इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा आरोप और क्या हो सकता है? एक दूसरी तरफ जिन लोगों ने आईएसआई के लिए जासूसी की, पाकिस्तान के लिए पैसा लेकर जासूसी की, वो बजरंग दल के नेता सतना के, भारतीय जनता पार्टी का आईटी का प्रमुख भोपाल का 14 लोग, उसमें से 5 लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, उन पर केस लगा लेकिन एनएसए नहीं लगा और उनके सबकी जमानत हो गई। वो देशद्रोही नहीं है, वो देशभक्त हैं और मैं देशद्रोही हो गया। नक्सलाइट वाले मामले में आपका नाम? वो भी मैं कहता हूं, प्रमाण हो तो अरेस्ट करो मेरे ऊपर। ये हो क्या? क्यों बौखलाए हुए मुख्यमंत्री जी? भाजपा मुझ पर क्यों बौखलाई हुई है? क्योंकि मैं सच्चाई सामने लाता हूं। ये सवाल जनता भी जानना चाहती है कि हर जगह आप ही का नाम क्यों आ रहा है? इसलिए क्योंकि उनको डर दिग्विजय सिंह से लगता है। उनको डर दिग्विजय सिंह की जो आउटस्पोकननेस है, जो बयान में कभी अपनी बात छुप के नहीं करता, खुलकर मैं कहता हूं और मैं खुलेआम चुनौती देता हूं शिवराज सिंह चौहान को। मेरे खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार का प्रकरण हो तो मैदान में ला के दिखाओ। मैं आरोप लगाता हूं, शिवराज सिंह चौहान, आप और आपका परिवार व्यापम के घोटाले में शामिल, रेत खदान के घोटाले में शामिल,
पोषण आहार के घोटाले में शामिल, ई टेंडरिंग में घोटाले में शामिल, तेंदुपत्ता घोटाले में शामिल, मेरे खिलाफ कार्रवाई करके बताओ। आपकी आउटस्पोकननेस आपकी पार्टी ने क्यों नहीं कैरी करी? आपको जो है पब्लिक मीटिंग करने से क्यों रोक के रखा हुआ है? किसी ने नहीं रोका मुझको। आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं पब्लिक को? जी मैं कर रहा हूँ, वर्कर्स को एड्रेस कर रहा हूँ। नहीं, एक मैसेज है कि भाई आपको जो है मंच नहीं ऐसा नहीं, पब्लिक मीटिंग में जहाँ मैं जाता हूँ एड्रेस करता हूँ, जहाँ बुलाया जाता है जाता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय सिंह जी आपका, धन्यवाद। तो पॉलिटिक्स फर्स्ट के इस खास एपिसोड में आपने देखा किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने इंडिया फर्स्ट के सवालों का जवाब दिया। इन तमाम सवालों के साथ हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज़। नमस्कार।